हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 58 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? कौन इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 3 है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन 4 है जे.एस. मिल। आंसर हो जाएगा दोस्तों टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन महोदय जे.एस. फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं हैं। व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक एडम स्मिथ थे, जिसका अर्थ है अर्थात लेसेस फेयर का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, जबकि वेंथम, मिल, ह्यूम आदि ने इसका समर्थन किया है। ग्रीन का संबंध लेसेस फेयर सिद्धांत से नहीं है। जो बेंथम, मिल और ह्यूम है, इन्होंने लेसेस फेयर सिद्धांत का समर्थन किया है, अर्थात यह भी इसके समर्थक हैं, और जबकि एडम स्मिथ इसके प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है? राज्य में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है तो किसमें? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में दी जा सकती है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगर भारत में किसी भी तरह का नियम कानून कोई बनता है, विधि बनती है, राज्य विधि, तो उसको जो है उसको संवैधानिक वैधता की चुनौती जो है दी जा सकती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, अगर राज्य में विधि कोई बनती है तो। व्याख्या देखते हैं। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। यह कथन किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, 2 है माओ त्से तुंग, 3 है महात्मा गांधी, 4 है हो ची मिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 महात्मा गांधी। महात्मा जी गांधी जो हैं, महात्मा गांधी, उनका मानना है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन अगर वो लालच करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। न कि उसके लालच के लिए, लालच के लिए नहीं संसाधन है, लेकिन उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दुनिया में पर्याप्त संसाधन है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। व्याख्या देख लीजिए। गांधी ने प्राकृतिक संसाधन के अतिशय उपयोग को रोकने तथा उपयोगितावादी मनोवृत्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है हेनरी मेम द्वारा, ट्राइस्ट के द्वारा, ओपेनहाइमर द्वारा, दुर्खिम द्वारा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 89 का 1 हो जाएगा हेनरी मेन द्वारा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादक किया गया था
तो आंसर हो जाएगा हेनरी मेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या पहले देख लेते हैं। हेनरी मेन ब्रिटिश न्यायविद और इतिहासकार थे। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। सामुदायिकता एक प्रमुख धारा है। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। ऑप्शन 1 है उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की, प्रत्ययवाद की। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 90 का वो 4 हो जाएगा, प्रत्ययवाद की। व्याख्या देख लेते हैं। सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की एक प्रमुख धारा है। प्रत्ययवाद या आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। अतः समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व ऐसी सामाजिक स्थिति, भूमिकाओं और प्रथाओं पर आधारित है जो समाज की देन है। 91 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 15, 2 है 5, 3 है 11 और 4 है 13। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर 15। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। व्याख्या देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रवर्तक अंग है, जिसके सदस्य देशों में 5 अस्थायी सदस्य, जिसमें अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन है, तथा 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 92 नंबर देखिए। यूएसए में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि है। यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है बहिष्कार एवं धरना, लाबी प्रचार, पूर्ण हड़ताल, शांतिपूर्ण आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, लाबी प्रचार। यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद जो प्रविधि है वो है लाबी प्रचार। नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। यूएसए में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि लाबी प्रचार है, जिसमें चुनाव प्रचार में संलग्न लोगों को संबंधित दल सरकारी पदों पर रखवाता है। अगला क्वेश्चन। विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है, ये आपको बताना है। लक्षण है यूके में, फ्रांस में, यूएसए में, भारत में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए में। यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। व्याख्या देख लेते हैं। विधि की उचित प्रक्रिया यूएसए में एक न्यायिक व्यवस्था का लक्षण है, जिसका आशय समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। शीत युद्ध का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था बर्नार्ड बारूच द्वारा, मार्गेंथो द्वारा, हार्टमैन द्वारा, जोसेफ फ्रेंकेल द्वारा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा बर्नार्ड बारूच द्वारा। बर्नार्ड बारूच द्वारा जो है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। व्याख्या देख लीजिए। बर्नार्ड बारूच अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार थे। वर्ष 1919 में विल्सन ने बारूच को पेरिस शांति सम्मेलन में कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया।
बर्नार्ड बारूच द्वारा ही सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, ब्रांट आयोग। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन एक है यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको, पश्चिमी जर्मनी। यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको, पश्चिमी जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी के विली ब्रांट थे। व्याख्या देख लेते हैं। विली ब्रांट पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले थे। विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दे को निपटाने के लिए एक गैर सरकारी आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया। यह आयोग ब्रांट आयोग 1977 कहलाया। यह आयोग ब्रांट आयोग कहलाया। भारतीय अर्थशास्त्री एल के झा को इसका सदस्य बनाया गया। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा है? प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक न गिना जाए, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन एक है जे रूसो, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों 96 का जो नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम जो थे उन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, कथन जेरेमी बेंथम का है। यह कथन जेरेमी बेंथम का है। उन्होंने एक व्यक्ति के महत्व को दूसरे व्यक्ति के बराबर माना है, इसीलिए उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आगे देखिए, पॉलिटिक्स लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है सी.बी. मैकफर्सन, दूसरा है एच.जे. लास्की, तीसरा है जॉन राल्स और चौथा है एल.टी. हब्स हाउस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह 3 हो जाएगा, जॉन राल्स। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे जॉन राल्स। कौन हो जाएंगे? जॉन राल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लेखक हो जाएंगे। व्याख्या देख लीजिए। राल्स 20वीं सदी के महानतम नैतिक विचारक व दार्शनिक थे। उनकी पहली रचना ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित हुई। इनकी जो राल्स की पहली पुस्तक थी वह कब प्रकाशित हुई थी? 1971 में। और पुस्तक का नाम क्या था? पहली रचना क्या थी? ऑफ जस्टिस। वर्ष 1993 में उन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म का प्रकाशन किया। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का प्रकाशन कब किया गया? तो 1993 में किया गया। इसमें राल्स ने न्याय के सिद्धांत का संशोधित रूप प्रकाशित किया है। 98 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें संविधान की अनुसूचियां तथा विषय, संविधान की जो अनुसूचियां हैं और उसका विषय दिया गया है। आपको बताना है कौन इसका आंसर होगा। तो तृतीय में शपथ के संबंध में दिया गया है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। और चतुर्थ में आपका प्रतिनिधि से संबंधित है, तो ये तीसरा हो जाएगा। और षष्ठम में है जो छठा अनुसूची है, उसमें आपका जनजाति से संबंधित है। तो बच गया 9वां, तो वो हो जाएगा भूमि सुधार से। अब इसका हम मिलान कर लेते हैं।
तो इसमें पहले का 2, बी का 3 और सी का 4 है। तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। वैसे आंसर दिख गया था, तो ये 2 हो जाएगा, इसको आप देख लेंगे। अब हम व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या थोड़ा ये बड़ा होने वाला है, तो इसको आप स्किप कर कर देख सकते हैं। अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटकों, जो घटक है राज्य हैं, एवं संघ शासित प्रदेश जो 7 है क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम में क्या किया गया है, प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटकों, राज्यों तथा संघ जो केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है उनका उल्लेख किया गया है। तो इस समय 28 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी मतलब बनाया गया था, क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो वो था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरे अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो ये द्वितीय अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को जो प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। आगे चलते हैं, तृतीय अनुसूची देखते हैं। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद शपथ ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या किया गया है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित जो क्षेत्र है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में फ्रेंड्स, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति दोनों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, जबकि छठी अनुसूची में खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 जो स्टेट हैं के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार का उल्लेख है। तो कर और शुल्क जो लगाने का मतलब अधिकार है वो किसमें है, तो सातवीं अनुसूची है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है 3 सूचियां दिया गया है और सातवीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियों का उल्लेख है और 3 सूचियां कौन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है दोस्तों, संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं और इस पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची क्या है? इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। पहले 66 थे, अब घटकर 5 घट गए हैं, तो 61 विषय बचे हैं राज्य सूची में। केंद्र सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में, इसको जो संघ सूची है इसको केंद्र सूची भी बोला जाता है, और राज्य सूची में 61 विषय हैं। आगे चलते हैं, समवर्ती सूची को देखते हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में 52 विषय हैं। तो आपने देखा कि जब केंद्र सूची है उसमें 100 विषय हैं वर्तमान समय में, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 62 विषय हैं। नोट में दिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। तो ये उस समय का बात है जब 370 नहीं हटा था। इस समय 370 हट गया है, तो अब ये बात लागू नहीं होता है जम्मू कश्मीर पर। 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को और 1992 में 71वां संविधान संशोधन में कोड़की को, मणिपुर तथा नेपाली को, और 2003 में 92 संशोधन में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया है, वो है मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। 9वीं अनुसूची, संविधान की में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। दल बदल जो संबंधित प्रावधान है वो किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से है। और दल बदल को कब रोकने का उल्लेख किया गया है या इसका जिक्र किसमें है, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में किया गया। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची और आखिरी है, यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई।
इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं सूची जो है पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी है, जबकि 12वीं अनुसूची जो है शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन से जुड़ी है। इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो दोस्तों जो सही नहीं सुमेलित है वो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों सही सुमेलित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता में 2 प्रकार की स्वतंत्रता निहित है। अतः करण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप में मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है L.T. हब्सहाउस, बी बोसांके और तीसरा है F.H. ब्रेडले और 4 है T.H. ग्रीन। तो दोस्तों इसका जो 100 का आंसर हो जाएगा वो नंबर 1 होगा L.T. हब्सहाउस। हब्सहाउस ने द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक लिखी है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्त। L.T. हब्सहाउस एक अंग्रेजी समाजशास्त्री और दार्शनिक हैं। उन्होंने अपनी अवधारणा में दर्शन, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, धर्म और नैतिकता को शामिल किया है। उन्होंने द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट की रचना की। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।